नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में हम समझेंगे पहले तो भारत की न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनको जजों को हटाया किस प्रकार से जाता है, इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है, कोलेजियम सिस्टम क्या है और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है, एपिलेट है, अपीलीय है, एडवाइजरी, परामर्शी, इन सब तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही पीआईएल क्या है, मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होते हैं, इसका ओरिजिन भारत में कब हुआ, जुडिशियल रिव्यू क्या है, भारत के संविधान के किन आर्टिकल्स से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की जो है पावर मिलती है, इन सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है हम भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम भारत में न्यायपालिका के संरचना की बात करें, है ना, तो भारत में जो है भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसकी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की स्थापना करता है। इसका अर्थ है इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। दिस मीन दैट अनलाइक अदर फेडरल कंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट प्रोविंशियल लेवल कोर्ट्स। अब इसको आगे फर्दर हम एक्सप्लेन अगर करें तो इसका मतलब ये है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर आपको एक पिरामिड के जैसी जो है संरचना दिख रही होगी। इस पिरामिड में देखिए शीर्ष पर कौन है? उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे है हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे है जिला व सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इस तरीके से ये पूरी जो है एक हायरार्की, या इसे मैं कहूँ ये एक जो है पूरी श्रृंखला बनी हुई है। क्या बनी हुई है? श्रृंखला बनी हुई है। और इस श्रृंखला में जो उच्च न्यायालय है वो जुड़ा हुआ है हाई कोर्ट से, जो हाई कोर्ट्स हैं वो जुड़े हुए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जो सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक तरह से एक चैन की तरह जुड़े हुए हैं। किसकी तरह जुड़े हुए हैं? चैन की तरह। जैसे चैन होता है ना, उसकी एक कड़ी अगले कड़ी से जुड़ी होती है, अगली कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि इस श्रृंखला का मतलब ये होता है कि ये सभी न्यायपालिका के जितना जो भी ये संरचना है, वो सभी एक ही कानून को, है ना, एक ही जो कानून है, एक ही कानून को पूरे देश में लागू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पूरे देश में लागू करवाने का जो है इनका काम किया जाता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो कुछ सजा का प्रावधान है, चालान या जो भी चीजें हैं, या सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तमाम चीजें जो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। अगर मान लीजिए जिले के भीतर पुलिस ने आपको पकड़ा तो जिला व सत्र न्यायालय उसी कानून के तहत सजा सुनाएगा। अगर आप अपील करके उच्च न्यायालय पहुंचते हैं तो भी वही सेम कानून मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही वहां पर भी सुनवाई होगी और उसी कानून के तहत, उस कानून के प्रावधानों के तहत सजा सुनाई जाएगी, जो भी फैसला निर्णय दिया जाएगा। फिर आप उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं हुए और उच्चतम न्यायालय गए तो वहां पर भी वही सेम कानून का यूज करके जो है वह क्या होगा? निर्णय दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। मतलब ये एक जैसे कानून को नीचे से लेकर के ऊपर तक लागू करवाते हैं, या ऊपर से लेकर के नीचे तक लागू करवाते हैं। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि इसका मतलब ये होता है कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इसके जो निर्णय होते हैं, वह सभी न्यायालयों में समान रूप से लागू होते हैं। मतलब हमारे देश में जैसे जो 25 हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया, जैसे शाहबानो केस में जो जजमेंट दिया, या अभी जो है पुट्टा स्वामी केस में जजमेंट प्रोवाइड किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो इक्वली सभी हाई कोर्ट्स में एप्लीकेबल होते हैं और इक्वली सभी जो है डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी एप्लीकेबल होते हैं।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जबकि जहाँ पर संघीय व्यवस्था होती है, जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो केवल और केवल संघ का न्यायालय होता है। किसका न्यायालय होता है? संघ का न्यायालय होता है, जो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट के बीच में विवादों की सुनवाई करता है। ठीक है। और प्रांतों के अपने अलग न्यायालय होते हैं, मतलब जितने भी प्रांत हैं उन सब के अपने सेपरेट न्यायालय होते हैं। वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम केवल क्या होता है, संघ के या जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो है वह सुनवाई करने का काम करता है। उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको वो सुनता है। जो प्रांतीय न्यायालय होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े नहीं होते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट से सेपरेट होते हैं। और ना ही प्रांतीय न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाता है। समझ रहे हैं इंटीग्रेटेड का क्या मतलब हुआ? इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इसे हम आगे की स्लाइड में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है। एकीकृत न्यायपालिका ऐसी न्यायिक प्रणाली है जिसमें पूरे देश में एक ही प्रकार की न्यायिक संरचना होती है। जैसे मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो संरचना है, जजों की संख्या को छोड़ दिया जाए तो वैसी ही संरचना यूपी के हाई कोर्ट की है, वैसी ही संरचना पटना हाई कोर्ट की है, वैसी ही संरचना जो है जयपुर हाई कोर्ट की है, सबकी एक जैसी है। बस जजों की संख्या में वो एक अलग मैटर है, बाकी सबकी संरचना एक जैसी है। पहली बात तो ये हो गई। तो न्यायिक संरचना कैसी होती है? एक जैसी होती है। और दूसरी चीज ये होती है यहाँ पर, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसे, अभी जस्ट दिमाग में आया था और एकदम दिमाग से वो स्किप कर गया है। वो जो उदाहरण जो मैं देने वाला था यहाँ पर, एक तो मैंने संरचना के संदर्भ में आपको समझा दिया, और हाईकोर्ट के ही संदर्भ में एक बात और भी बोलने वाला था। चलिए अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आएगा तो आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो संरचना एक जैसी होती, इसके साथ ही इस प्रणाली में उच्चतम न्यायालय से लेकर अधीनस्थ न्यायालयों तक सभी न्यायालय एक ही श्रृंखला में कार्य करते हैं और एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका की क्या संरचना, क्या विशेषता होती है? एक तो एकीकृत संरचना है, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है। दूसरा, कानून की एक रूपता पाई जाती है, मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है। मतलब जो कानून, जिस कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसी कानून के आधार पर जो है हाई कोर्ट भी निर्णय देते हैं। और फिर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और निर्णयों की बाध्यता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो है पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं। तो इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से है, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो न्यायपालिका की संरचना है वह एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। क्लियर है बात? और इंटीग्रेटेड का मतलब है ये एक दूसरे के साथ श्रृंखला में जो है वो जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पर। अब सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय के बेसिक प्रावधान के बारे में देखें, तो संविधान के भाग 5 है ना, के अध्याय 4 में भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का जो है उल्लेख किया गया है। मतलब ये जो संविधान का भाग 5 है, इसमें अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है ना, आर्टिकल 144 टू 147 तक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोविजंस जो है वो किए गए हैं कि किस तरीके से जो है इसका सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, पावर क्या होगा, तमाम चीजें। अब हमारे यहाँ पर जुडिशरी का जो प्रोविजन है, भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है, वैसे तो मैं इसको आपको जो भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियां और सोर्सेस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी झलक दिखलाते हुए चल रहा हूँ। वो ये है कि भारत में जो जुडिशरी का प्रोविजन है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। ठीक है। और जबकि के भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन है, और जो जजों का अपॉइंटमेंट है, जजों का रिमूवल जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
तो यहाँ पर बहुत बार छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि जुडिशरी जैसे ही दिखा तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वह लगा देते हैं, लेकिन भारत में जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, जो न्यायपालिका की संरचना है, वह 1935 के अधिनियम से ली गई है। जबकि जो जजों के मतलब न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिमूवल है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, और इसके साथ ही जो न्यायिक पुनरावलोकन है, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है वह स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। जो 1935 में जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसी का नाम बदल के बाद में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया है। इसके साथ ही यह संघीय न्यायालय होने के साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। यह जो है हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट भी है। क्या है ये? हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट भी है। अंतिम अपीलीय न्यायालय होने का मतलब ये होता है कि पहले क्या था, जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे, तो हमारे यहाँ जो अंतिम अपीलीय अथॉरिटी होती थी, वो होती थी ब्रिटेन का जो क्राउन है ना, जो ब्रिटेन का जो क्राउन है, वह जो अंतिम अपीलेट अथॉरिटी हुआ करती थी, अपीलीय अथॉरिटी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही हम ब्रिटेन से आजाद हो गए स्वतंत्रता के बाद, हम अब हमारे ऊपर तो कोई क्राउन रहा नहीं, ब्रिटेन की महारानी नहीं रह गई, ये ब्रिटेन का क्राउन नहीं रह गया, तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट को भारत में वह अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में स्थापित कर दिया गया। स्पष्ट है ये बात? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 में जो संघीय न्यायालय है, उसी का नाम परिवर्तित करके किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट भारत में संघीय न्यायालय तो है ही है, फेडरल कोर्ट तो है ही है, साथ में जो है वह हाईएस्ट एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर आप कहीं नहीं जा सकते। पहले ये ऑप्शन था कि ब्रिटेन जाया जा सकता था, ब्रिटेन क्राउन के पास जो है, जो वहाँ का मतलब क्राउन के नाम से जो लॉर्ड सभा हुआ करती थी, वो फैसला सुनाते थे। लेकिन अब भारत से बाहर कहीं जाने का ऑप्शन है नहीं, क्योंकि भारत अपने आप में एक संप्रभु देश है। अब ये थोड़ी कि हमारे यहाँ कोई मामला चल रहा है और उसकी सुनवाई जाकर के आप ब्रिटेन में करेंगे, उसका मतलब फिर ये हुआ कि हम संप्रभु देश नहीं, सॉवरेन कंट्री नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। ये यहाँ तक की बात जो है सभी को स्पष्ट हो गई होगी। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, वह संविधान के अनुच्छेद 124 किसके तहत, संविधान के, ठीक है ना, हाँ, संविधान के अनुच्छेद, ये थोड़ा सा कुछ मिसबिहेव कर रहा है क्या, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 124 में ये बात कही गई है कि भारत का जो है वह एक उच्चतम न्यायालय होगा। और 26 जनवरी 1950 को, कब, 26 जनवरी को 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया है। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय यह उच्चतम न्यायालय जो है अस्तित्व में आया है। और इसका उद्घाटन जो है वह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली बैठक हुई थी, वह कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को जो है वह पहली बैठक हुई थी। क्लियर है बात? अब फिर हम आगे, अगर इसमें हम न्यायाधीशों की संख्या की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या संख्या है, अगर हम इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आपको ये याद रखना है कि 1950 में, है ना, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस समय, तो 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब एक चीफ जस्टिस, और 7 अन्य न्यायाधीश, है ना, मतलब 7 अदर जस्टिस के साथ की गई थी। और इस संख्या को बढ़ाने का कार्य संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। मतलब ये काम संसद को दे दिया गया था कि देखो भाई, अभी तो हम सुप्रीम कोर्ट की संरचना बना देते हैं 1+7, क्या बना देते हैं, 1+7, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 7 जो है अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। लेकिन संसद को ये अथॉरिटी दे दी गई कि जैसे जैसे देश में जो
केसेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है बढ़ाते जाइएगा। तो मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या टोटल कितनी थी, तो टोटल थी भैया 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अदर जजेस थे। क्लियर है बात? लेकिन जब धीरे धीरे कार्यभार में वृद्धि होने लगी, सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में जब वृद्धि होने लगी, तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को भी धीरे धीरे बढ़ाता चला गया। तो इसमें सबसे पहले तो 1950 में हमने संरचना देख ली, फिर ये बीच में है, तो बीच का आपको याद नहीं रखना है, सीधी से आपको बात ये याद रखना है कि 2019 से, कब 2019 से जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है अदर जजेज होते हैं। तो अगर अभी आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है भैया 34, 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शामिल होते हैं। अब ये क्योंकि आप कितना ईयर याद रखेंगे, 1956 में बढ़ा, फिर 86 में, है ना, 1956 में, फिर 60 में, फिर 78 में, फिर 86 में, फिर 2009 में और फिर 2019 में, लेकिन 2019 का बस याद रखना है। और ये भी याद नहीं रखोगे कि ये 34 जो संख्या की गई थी 2019 में, तो भी चल जाएगा, बस इतना याद रखना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज होते हैं। यहाँ तक की बात सभी को स्पष्ट हो गई होगी। चलिए, अब आता है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता, इन तमाम चीजों पर जो चर्चा है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ही करता है। 124 के अदर जो सब क्लॉजेज हैं, है ना, अन्य जो उप अनुच्छेद हैं, उनमें ये तमाम बातें जो है, तमाम चर्चा की गई है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, और वहां पर ऑप्शन में दिए गया हो 124, 125, है ना, 126 और साथ में कोई और एक आर्टिकल, तो आपको 124 को लगा देना है। उसमें कंफ्यूज मत होना कि 124 3 नहीं लिखा है, ये तमाम चीजें। पीएससी इतने डेप्थ में नहीं जाता, इवन यूपीएससी भी नहीं जाता है। बहुत रेयर ही कंडीशन है, ऐसा होता है जब 1 2 3 वाले जो बेसिस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर अगर हम योग्यता की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि भैया वो भारत के नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह भारत के, कौन, जो सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति जज बनना चाहता है, वह भारत के किसी उच्च न्यायालय, किसी हाई कोर्ट में लगातार, है ना, लगातार कंटिन्यू रूप से जो है कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। मतलब ही मस्ट हैव वर्कड कंटिन्यूअसली एज ए जज इन अ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। मतलब एक तो वो भारत का नागरिक हो, ये तो कंपलसरी है सभी के लिए। दूसरा क्या है कि वो व्यक्ति या तो भारत के हाई कोर्ट में, मतलब भारत के कहीं पर भी, ऐसा जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में या लखनऊ हाई कोर्ट में या पटना हाई कोर्ट में, वहां पर नहीं, भारत के हाई कोर्ट में, ठीक है, वो हाई कोर्ट कोई सा भी हो सकता है, कम से कम 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक जो है वह न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, जज रहा हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट में। या तो, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ या तो, और, है ना, ये नहीं है कि जो मैं अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ उसको भी मिला देना है, उसको मिलाना नहीं है। अगर मान लीजिए वो न्यायाधीश नहीं रहा है, तब क्या ऑप्शन है? तब ऑप्शन ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में, मतलब एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम मिनिमम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा हो। वह क्या रहा हो? 10 वर्ष तक जो है वह एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में। ये भी हो सकता है कि भाई व्यक्ति कुछ दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रहा 2-3 साल अधिवक्ता, फिर वो यूपी चला गया तो वहां के हाई कोर्ट में हो गया, फिर वहां 2-4 साल रहा, फिर पता चला कि वो मुंबई चला गया तो वहां हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा। बस ये है कि वो 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा हो लगातार। ये बात स्पष्ट है अगर न्यायाधीश नहीं है तो। और एक और भी प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कि अगर राष्ट्रपति की राय में, मतलब वह व्यक्ति जो जज बनना चाहता है, अगर वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, क्या हो? वह व्यक्ति जो है ही मस्ट बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। और ये प्रोविजन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में लागू होगा, हाई कोर्ट में लागू नहीं होगा।
जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पारंगत विधिवेत्ता जो होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा मतलब हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। वैसे आज तक इस प्रोविजन का यूज नहीं किया गया है, लेकिन संविधान में ये बात कही गई है कि कोई अगर व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, पारंगत विधिवेत्ता है, जिसको कानूनों का जो है भयंकर ज्ञान है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लें कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एक एग्जाम्पल के लिए। और अगर राष्ट्रपति को लगता है यार कि बी आर अम्बेडकर उन्हें तो वो एक जो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, पारंगत विधिवेत्ता है, तो उन्हें जो है वह क्या कर दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता। ये ज़रूरी नहीं है कि फिर वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हैं या नहीं रहे हैं, 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहे हैं या नहीं रहे हैं, फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वो व्यक्ति भारत का नागरिक होता, इतना काफ़ी होता। स्पष्ट है बात? तो ये हो गई न्यायाधीशों की योग्यता। इस पर प्रश्न पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है? अब आ जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, मतलब न्यायाधीशों को नियुक्त कैसे किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हम इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया देखें तो अनुच्छेद 124 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट में जजों को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा अपने मन से नहीं करता। इसके लिए पूरी एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। अब वो क्या है इसको समझते हैं हम, कि राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति से पूर्व, मतलब ये इस अपॉइंटमेंट करने से पूर्व जो है वह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है जिससे वह आवश्यक समझे। ये बात कही गई है संविधान में। आर्टिकल 124 में ये बात कही गई कि भैया राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगा, और इसके साथ ही राष्ट्रपति ऐसी नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जो है परामर्श ले सकता है। संविधान ने इतना कह के बात खत्म कर दिया। अब हो रही थी इस बात को लेकर के समस्या। समस्या ये थी कि क्या राष्ट्रपति को जो है वह सलाह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुद्दा यहाँ फंसा हुआ था कि क्या प्रेसिडेंट को जो है वह एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्या प्रेसिडेंट बिना एडवाइस के भी ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुद्दा यहाँ था। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है जजमेंट पारित किए। उन जजमेंट को इस तरीके से कहा जाता है, पहला न्यायाधीश का मामला, दूसरा न्यायाधीश का मामला, तमाम चीजें। ठीक है, परामर्श संबंधी विचार पर कि मतलब राष्ट्रपति को क्या परामर्श करना है या नहीं करना है। तो इस पर जो है वह कई जो है जजेज केस है, लेकिन वो जज केस अभी प्रीलिम्स के लिए याद नहीं रखना है। इवन मेंस में भी, एमपीपीएससी के मेंस में, एमपी के कोई एग्जाम जो है उसका लेवल इतना हाई नहीं है कि इस तरीके का प्रश्न पूछे, लेकिन हमें समझना है। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। हुआ क्या कि जो दूसरा न्यायाधीश मामला था 1993 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने ये कहा, ये फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है। मतलब जो परामर्श है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों से जो परामर्श लेने की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ना। और इसके साथ ही ऐसा परामर्श जो है मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एवं 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा दी जाएगी। ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे न्यायाधीश के मामले में, लेकिन जो कोलिजियम सिस्टम है वो फाइनली आएगा तीसरे न्यायाधीश के मामले में। और यहाँ पर देखिए कि ये जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेज हैं, ये जो जजेस हैं, इनको जो अपॉइंटमेंट कर रहा है, इनको इनका जो अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट किया जा रहा है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय को क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति महोदय को, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको बस देखिएगा आप लोग। वहां पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजी जाएगी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मुद्दा पूरा क्या है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जब सपोज इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक व्यक्ति है ए, और इस ए व्यक्ति के नाम की सिफारिश जो है किसको भेजी जानी है? प्रेसिडेंट को भेजी जानी है। किसको भेजी जानी है? प्रेसिडेंट को, कि इस फलाना व्यक्ति को, या ए बी सी, ये 4 व्यक्ति हैं और ये डी,
इन व्यक्तियों को जो है सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में जो है वह जज के रूप में, जजेज के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया जाए। इस बात की सिफारिश भेजी जानी है किसको, प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास ये जो सलाह भेजी जाएगी, इन 4 लोगों के जो ये नाम भेजे जाएंगे, इस नाम को कोलिजियम सिस्टम, किसके द्वारा, कोलिजियम सिस्टम के द्वारा भेजा जाएगा। और इस कोलिजियम सिस्टम में, इस कोलिजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जो है वह सीनियर मोस्ट जजेज, सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जो है क्या होंगे, शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे। मतलब अब आप देखो, इन लोगों का नाम भेजना है राष्ट्रपति के पास, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास नाम भेजने के लिए एक कोलिजियम बनाया जाएगा, एक समूह बनाया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ये लोग इन 3-4 जो भी इनको लगता है, उन लोगों के नाम की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को भेजेंगे, और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। और राष्ट्रपति के लिए इस कोलिजियम की सिफारिश को मानना जो है वह बाध्यकारी है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है, मान लीजिए इन लोगों ने ये लिस्ट भेजा, ABCD, इन लोगों के नाम की लिस्ट भेजी, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं मुझे तो ई को जज बनाना है, किसको जज बनाना है, ई को, तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इन चारों लोगों को ही, या इन चारों में से ही बस लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट कर सकता है, अपने मन से नहीं कर सकता। मतलब राष्ट्रपति के लिए इस कोलिजियम की सिफारिश को मानना जो है वह क्या है, बाध्यकारी है। ये बात जो है वह तृतीय जज केस, मतलब जो थर्ड जज केस है ना, तीसरा न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो बस आपको कोलिजियम समझना है कि कोलिजियम क्या है। तो कोलिजियम भैया एक सुप्रीम कोर्ट में जजों को अपॉइंट करने का एक एक प्रणाली है, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 जो है सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये देखिए संरचना बनी हुई है कोलिजियम का। तो यहाँ पर ये नीचे तरफ देखिएगा, ये पूरा डब्बा बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम की संरचना समझाइए, तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। यही कोलिजियम प्रणाली हाई कोर्ट में भी होती है। कहां पर होती है, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम होता है, उसमें संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब जिस हाई कोर्ट में कोलिजियम बनाया जा रहा है उसका मुख्य न्यायाधीश, मतलब उसका चीफ जस्टिस, और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब 2 अदर सीनियर मोस्ट जज जो है मिलकर के हाई कोर्ट का क्या बनाते हैं, कोलिजियम सिस्टम बनाते हैं। ये बात जो है आपको स्पष्ट हो गई। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर हाई कोर्ट में कोलिजियम बनाया जाएगा तो उसमें कितने सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो आपको याद रखना है 2। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाएगा तो कितने सीनियर मोस्ट जज होंगे, 4 होंगे। और यही लोग फिर क्या करते हैं, नाम की सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उन्हें जज के रूप में अपॉइंट कर देता है। यही है कोलिजियम सिस्टम और कुछ नहीं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एनजेसी से रिलेटेड वैसे एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हो जाए कहीं रिपीट हो जाए। तो हमें एक चीज ये जानना है कि एक सरकार के द्वारा जो है एक अधिनियम बनाया गया था, और उस अधिनियम के माध्यम से, एक संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित करना चाहती थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन स्थापित करना चाहती थी, एनजेएसी जिसे कहा जाता है। और ये एनजेएसी स्थापित करने का उद्देश्य सरकार का ये था, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट जो है वह कोलिजियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कोलिजियम के द्वारा किया जाता है। तो इस कोलिजियम की जगह सुप्रीम कोर्ट में जजों के नाम की सिफारिश के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा एनजेएसी। मतलब कोलिजियम नाम ना भेज करके राष्ट्रपति को, अभी नाम कौन भेज रहा है, कोलिजियम भेज रहा है किसे, राष्ट्रपति को। तो कोलिजियम ना भेज करके जो है वह एनजेएसी के द्वारा जो है नामों को भेजा जाएगा, किसके पास, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के पास। तो ये अधिनियम बनाया गया था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से सरकार के द्वारा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इस एनजेएसी में क्या था,
इस एनजेसी की संरचना को समझ लीजिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। एक्चुअली ये जो एनजेसी था, ये एनजेसी बनेगा कैसे, देखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सदस्यों की संख्या 6 करने का प्रावधान था। इन 6 सदस्यों में से एक मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, एक कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान था। एक मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, और 2 जो प्रख्यात व्यक्ति हैं, एमिनेंट पर्सन हैं, उनके मनोनयन का प्रावधान था। अब इसमें से ये जो 2 प्रख्यात व्यक्ति हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जानी थी? 2 हस्तियों का जो चयन है, वह 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जानी थी, और उस 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के नेता शामिल थे। और इसके साथ ही इन 2 लोगों में से एक व्यक्ति एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं में से होना आवश्यक था। ठीक है। और इसमें यह था कि यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई 2 सदस्य वीटो कर देते तो सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाए। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह समाप्त कर दिया। अब इसको मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ये है एनजेएसी। एनजेएसी की संरचना यह है कि इसमें टोटल जो है 6 मेंबर होने हैं। इन 6 मेंबर में एक तो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके बाद में 2 जो हैं वह सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। इसके बाद इसमें एक व्यक्ति जो होगा वह क्या होगा, लॉ मिनिस्टर होगा। और जो 2 व्यक्ति होंगे वह कौन होंगे, एमिनेंट जो है पर्सन होंगे, प्रख्यात व्यक्ति होंगे। चलिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो 2 एमिनेंट पर्सन होंगे ये कहां से प्रकट होंगे, ये कहां से आएंगे? तो इसके लिए सरकार ने कहा कि इन 2 एमिनेंट पर्सन्स को मनोनीत करने का काम है ना, किसका काम, इन 2 लोगों को जो है वह मनोनीत करने का काम जो है एक समिति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? एक समिति के द्वारा किया जाएगा। और इस समिति में कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये लोग मिलकर के, ये 3 लोग मिलकर के इन 2 लोगों का मनोनयन करेंगे, इन 2 लोगों का मनोनयन। और साथ में यहां पर यह भी कहा गया कि अगर 2 लोग जो हैं वह वीटो पावर का यूज करते हैं किसी व्यक्ति के नाम पर, मान लो ये ए व्यक्ति का नाम जो है वह प्रेसिडेंट के पास भेजा जाना है, और इस ए व्यक्ति के नाम पर इन 6 लोगों में से 2 लोगों ने वीटो का यूज कर दिया, तो इस ए व्यक्ति का नाम फिर प्रेसिडेंट को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एनजेएसी जो है ना वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है, और यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और यहाँ पर यह न्यायपालिका की नियुक्ति में, जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप जो है वह हस्तक्षेप को बढ़ाता है। कैसे बढ़ा रहा है? देखिए, जजों की नियुक्ति के लिए डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है पीएम क्या हो गए, सॉरी, इनडायरेक्टली पीएम इन्वॉल्व हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन्वॉल्व हो गया, लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गया। और ये सब कार्यपालिका के भाग हैं, एग्जीक्यूटिव के भाग हैं। किसके भाग हैं? ये सब एग्जीक्यूटिव के भाग हैं। और न्यायपालिका ने कहा कि भैया न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वही मूल ढांचे का पार्ट है। इसलिए जो है कार्यपालिका का हस्तक्षेप, कार्यपालिका का इंटरफेरेंस वह न्यायपालिका में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को जो है असंवैधानिक, जो हमारा ये 99वां संविधान संशोधन था, 99वां जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2014 में, जिसे मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो है वह कोलिजियम के आधार पर ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये है भैया एनजेएसी। ठीक है, एमपीपीएससी वैसे इस पर प्रश्न पूछ चुका है, हो सकता है रिपीट कर दे, वैसे अब काफी पुराना मुद्दा हो चुका है, आने की संभावना कम है, लेकिन आप समझ लीजिए। अब आता है सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अनुच्छेद 126। ये अनुच्छेद 126 आपको याद रखना है कि उसमें आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में नियुक्ति से संबंधित कौन सा
सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के संबंध में प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? फॉर दी which articles provide the provision of appointment of acting chief justice of India in the Supreme Court? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 126। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि जब मुख्य न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उसका पद रिक्त हो किसी कारण से, वो अनुपस्थित हो या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, बीमार हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के केस में था कि राष्ट्रपति बीमार हो जाए, एब्सेंट है, कुछ भी है, तो वहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आते थे, उपराष्ट्रपति को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी है कि मुखिया का पद खाली नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, भारत के राष्ट्रपति महोदय, कौन? भारत के राष्ट्रपति महोदय। एक बात आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और जजों को हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जजों की नियुक्ति और जजों को हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हाई कोर्ट स्टेट में होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर ये पावर गवर्नर के पास है, नहीं। गवर्नर और महोदय केवल और केवल हाई कोर्ट के जजेज को शपथ दिलवाते हैं, है ना, ओथ दिलवाने का काम केवल और केवल गवर्नर के पास होता है। स्पष्ट है? तो मुख्य न्यायाधीश की, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भैया? भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब जिस व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जाना है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो कुछ तो योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, कि भाई आप उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना रहे हो, तो उसकी योग्यता ये है कि वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। जो व्यक्ति ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जज है ना, उसी व्यक्ति को वह क्या किया जाता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाता है। क्लियर है बात? और इसका कर्तव्य क्या होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस का क्या काम होता है? सीधी सी बात यह है भैया, यह जो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो नियुक्त किया गया है, वह मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करते हैं। जो काम मुख्य न्यायाधीश कर रहा था, वही काम जो है वह एक्टिंग चीफ जस्टिस के द्वारा किया जाएगा। स्पष्ट है बात? तो ये प्रोविजन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश के संबंध में प्रोविजन अनुच्छेद 127 में किया गया है। एड हॉक जजेज, इनसे रिलेटेड प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया है? 127 में किया गया है। अब तदर्थ न्यायाधीशों को कब नियुक्त किया जाता है? क्या कारण है जब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो कारण समझ लीजिए। कारण क्या है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में, कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या गढ़ पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है ना, when the number of judges in the Supreme Court is not sufficient for quorum। एक कोरम होता है, मैंने आपको अभी जो स्टेट राज्य मंत्री परिषद पढ़ाया है, सॉरी राज्य विधानसभा जो आपको पढ़ाई है, तो मैंने आपको बताया ना कि एक कोरम होता है। कोरम का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जब वो प्रेजेंट होंगे तभी जो है कार्यवाही संचालित की जाएगी। जैसे अगर आप क्लास में हैं, अब क्लास में मान लीजिए आपके क्लास की स्ट्रेंथ जो है सपोज करिए 50 है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सपोज कीजिए कि दशहरा है या कुछ ऐसा है, तो क्लास की तो छुट्टी नहीं की गई, कोई ऐसा है, तो आप क्लास पहुंच गए, ठीक है, टीचर भी क्लास में, कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन मात्र 50 लोगों में से आप एक अकेले हैं, तो वो क्या करेगा? मान लो, वैसे मैं तो रहता हूं तो मैं तो पढ़ा देता हूँ, मैं सही बात बताऊं, है ना, बच्चे चाहे कितने भी, एक बच्चा भी अगर है और अगर बच्चों ने मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए अगर इस तरीके से छुट्टी मारते हैं और हम पहुंच गए, हमको जानकारी नहीं है कि आज बच्चों ने प्लानिंग कर लिया कि छुट्टी मार देंगे, तो भी हम, अगर एक दो बच्चे भी हैं तो हम पढ़ा देते हैं, फिर हम ये नहीं देखते, क्योंकि हमें लगता है यार कि जो व्यक्ति आया है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो खैर, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं अगर ये कह लूं कि देखो जब तक मेरी क्लास में 10 बच्चे नहीं होंगे मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, तो ये जो 10 की संख्या है इसको कहा जाएगा कोरम, इसको कहा जाएगा गढ़पूर्ति। तो ऐसे कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति नहीं होती, गढ़पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होती, तब यहां पर ध्यान दीजिए, नियुक्तिकर्ता कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ राष्ट्रपति महोदय नहीं। राष्ट्रपति को भी कितना परेशान करोगे यार, ये रोज रोज की घटना है, फिर राष्ट्रपति को बोलोगे कि भैया, राष्ट्रपति जब तक विचार करेगा, वहां से लेटर भेजेगा, तब तक तो यहाँ
जिसको कहते हैं, वो कहते हैं ना, का वर्षा जब फसल सुखानी, उस तरीके की घटना हो जाएगी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए भाई। एडहॉक जज किसको नियुक्त किया जाता है? एडहॉक जज जो है, हाई कोर्ट के वो जज जिनके पास योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। कहाँ के जज बनने की? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, वो हाई कोर्ट के ही जज है। जिनके पास सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है, हाई कोर्ट के उन जजों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ये नियुक्ति जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, मतलब राष्ट्रपति के प्रायर कंसेंट के द्वारा की जाती है। और साथ में जिस हाई कोर्ट से जज को पकड़ के ला रहे हो, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी सहमति ली जाती है। तो भैया हम तुम्हारे जज को लिए जा रहे हैं, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? भाई वो उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, एटलीस्ट एक बार उससे पूछना तो बनता है ना कि तुम्हारे जज को हम अपने सुप्रीम कोर्ट में लिए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एडहॉक वाले कुछ दिन के लिए जाते हैं, परमानेंट नहीं होते। तो इस तरीके से जो है वह एडहॉक जज को अपॉइंट किया जाता है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। कब अपॉइंट किया जाता है? जब कोरम पूरा नहीं होता है तो। ठीक है, तो एडहॉक जज के रूप में कहाँ के न्यायाधीश जाते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश जाते हैं। अब आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं जाते? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या उतनी होती तो तदर्थ न्यायाधीशों की जरूरत ही कहां पड़ती। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जज होते तो तदर्थ न्यायाधीशों की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हीं की संख्या से गढ़पूर्ति हो जाती। स्पष्ट है बात? ये पूरी प्रक्रिया है तदर्थ न्यायाधीश की। अनुच्छेद क्या है? 127। आगे बढ़ते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, है ना, रिटायर्ड जज को अपॉइंट करने से रिलेटेड आर्टिकल 128 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 128। और यूपीएससी ने इस पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, मतलब काफी क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अगर लक्ष्मीकांत को किसी ने लाइन बाय लाइन भी पढ़ा हुआ रहा होगा तो उसने बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रहा होगा। जब ये पूछा गया था क्वेश्चन 22 में पूछा गया था, 21-22 में पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? कारण क्या है? जब सर्वोच्च न्यायालय को अल्पकालीन अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे और जजों की जरूरत हो, तब क्या होता है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, देखो राष्ट्रपति की, या तो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, और अगर राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लगेगी। जैसे सपोज करो कि आप अपने लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो या तो आप, मान लो बच्चे हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं हैं, तो आप या तो फादर के साथ जाएंगे और वो आपको खरीदी करवाएंगे, या अगर आप खुद से खरीदना चाहते हैं तो पहले आप फोन लगा के पूछेंगे, या जो भी है आप उनसे पूछेंगे कि मैं ये ले लूं या नहीं ले लूं, क्योंकि पैसे पेमेंट तो अल्टीमेट वही करने वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। और साथ में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये रिटायर्ड जज है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और इनको जो है वह सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाना है, तो इस व्यक्ति से भी तो पूछोगे कि भाई तुम सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होना चाहोगे कि नहीं होना चाहोगे। हो सकता है कि इसका प्लान ये है कि अब बढ़िया रिटायर्ड हो गए हैं, बाल बच्चों के साथ जो है समय व्यतीत करेंगे, बहुत हो गया है, केस वेस सुनते हुए दिमाग पच जाता है, अब शांति से जीवन जीना है। अपने मन से तो नहीं कर दोगे, तो भाई ये रिटायर्ड व्यक्ति, आप एटलीस्ट इससे पूछेंगे तो ना। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करना चाहता है उसकी सहमति से, यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से वह सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते। स्पष्ट है ये बात?
और इनका जो काम होता है वही जो काम सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन इन्हें न्यायालय के कार्य में अस्थायी सहायता प्रदान करना होता है और इन्हें जो है वह औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता क्योंकि ये रिटायर्ड है, सेवानिवृत्त है। औपचारिक जज इनको नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके कामों को इनवैलिड कह देंगे, ऐसा नहीं। इनके पास वो तमाम शक्तियां होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास होती हैं। तो ये हो गया सेवानिवृत्त न्याय। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाती है शपथ की बात। अब हमने जजों को सभी लोगों को अपॉइंट करवा दिया है, अब हम उनको जो है शपथ दिलवा देते हैं। तो शपथ की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करना होता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 124(6) में, मतलब आर्टिकल 124 में की। The oath is administered to the judges of the Supreme Court by the President or a person appointed by him according to the format given in the third schedule of Indian Constitution, है ना, according to Article 124(6). ये बात कही गई है इस आर्टिकल। क्लियर है बात? तो शपथ भी दिलवा दिए। शपथ कौन दिलवा रहा है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। अब आता है कार्यकाल कि भैया इनका जो है टेन्योर ऑफ जजेज कितना होता है। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो आपको ये याद रखना है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते। मतलब यहाँ पर उस तरीके का नहीं होता जैसे हम बहुत सारे आयोगों में पढ़ते ना, या तो 6 साल या तो 65 साल, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ऐसा हो कि एक व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बना, तब इसकी आयु थी 50 साल। कितनी थी? 50 साल। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में कब तक जज बन के रह सकता है? जब तक ये 65 साल का नहीं हो जाता है तब तक। मतलब अब कार्यकाल अगर देखा जाए तो कितना हो गया? 15। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है बी, जिसकी आयु थी कितनी? 63 साल। कितनी? 63 साल। तो अब ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बना तो कितने साल तक रहेगा? 65 साल तक रहेगा। ये नहीं कहेगा कि भैया मैं तो 63 साल में अपॉइंट हुआ हूं, कम से कम तो 4 साल तो रहने दो। ऐसा नहीं भाई, 2 साल में आपको रिटायर होना है। स्पष्ट है बात? तो आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए पहली बात, कोई भी मिनिमम एज डिफाइन नहीं किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज किस एज में व्यक्ति बनेगा। जैसे है ना कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल, है ना, लोकसभा के सदस्य बनना है तो 25 साल। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम एज को डिफाइन नहीं किया गया है, बस इतना बताया गया है कि भाई 65 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। ये बात कही गई। स्पष्ट है बात? तो कभी अगर आपसे मिनिमम एज पूछ के एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करे तो उसको दिखा देना आप कि आप फंसने वालों में से नहीं है, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप फंसेंगे नहीं। ठीक है? तो आपको ये बात याद रखनी, नहीं पता चले वहां ऑप्शन में दिख जाए और आपको लगे कि हाँ यार, सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए कम से कम 40 साल का तो आदमी होना चाहिए, तो ये संविधान ने बताया ही नहीं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते इंसान के बाल सफेद हो ही जाते हैं। मतलब आजकल अब ये उदाहरण भी नहीं दे सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए मिनिमम एज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन और तमाम चीजें चाहिए भारत में, वो सब प्राप्त करते करते जो है आदमी जो है आराम से जो है 35-40 साल का हो ही जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर स्पष्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कार्यकाल। अब आता है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। कमेंट में बताओ न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो हाँ, बताएं कहाँ से ये प्रक्रिया ली गई है न्यायाधीशों को हटाने के लिए। तो अगर हटाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन भी अनुच्छेद 124 में ही किया गया है, और ये कहा गया है कि हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि महाभियोग शब्द, इम्पीचमेंट जो टर्म है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए है।
क्लियर है। और इस बार निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको हटाने की प्रक्रिया भी देख लीजिएगा। मैंने तो वीडियो बना दिया है, 20 मिनट की है, अगर आपको लगे तो देख लीजिएगा, नहीं तो खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो चर्चा में रहा है, हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन उस पर बना दे। ठीक है, तो प्रक्रिया नहीं, उसको केवल ये कहा गया है कि रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका जो ब्यौरा है, मतलब न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जाएगा, ये बात स्पष्ट की गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 125(5) संसद विधि द्वारा प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। मतलब ये कहा गया है कि संसद कानून बना करके न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, इसके संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है, प्रोसेस का निर्धारण किया जा सकता है। अब न्यायाधीशों को हटाया कब जाएगा? तो न्यायाधीशों को तब हटाया जाएगा जब न्यायाधीशों के ऊपर साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का जो है आरोप हो। क्या आरोप हो? एक तो साबित कदाचार, कदाचार मतलब भ्रष्टाचार हो, या कोई ऐसे संगीन अपराध का जो है आरोप लगा हो उनके ऊपर, जैसे महिलाओं के खिलाफ, या किसी के साथ जो है भेदभाव, जातिगत भेदभाव, तब तमाम चीजें है ना। तो साबित कदाचार, अगर उस व्यक्ति ने प्रूव्ड मिसबिहेवियर किया, मतलब कानून का रक्षक खुद अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो हम उसको उसके पद पर कैसे रहने देंगे, पहली बात। और दूसरी असमर्थता, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज का जज जो व्यक्ति है, उसे कैपेबल तो होना चाहिए ना, उसके अंदर कैपेसिटी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि वो जो बाइडन के जैसे हो कि उसको पकड़ के एक दिशा दिखा दी, उसी दिशा में वो चलने लगे, या ट्रंप जैसा सनकी ना हो, है ना। क्योंकि ट्रंप एकदम उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति है, पता नहीं उसको अमेरिका वाले अब क्यों झेल रहे। अब तक तो उसका सामूहिक रूप से जो है वह क्या कहें, जैसे हिटलर ने किया था ना सामूहिक समाधान, किसी गैस वैस चेंबर में ले जा करके उसको बैकुंठपुर पहुंचा देना चाहिए था, क्योंकि वो जितने दिन तक भी जिंदा है, आप समझिए कि वो उस समय तबाही ही मचाएगा। है। तो इसकी क्या है तरीका, क्या है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो है उसको हटाया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति में पूछा जाता है, तो क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो ये क्या है, संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ या इंक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही पॉइंट है। और जजों को हटाने के लिए ये दो आधार हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक है, तो ये आधार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। शुरुआत कैसे होती है इस प्रक्रिया की? तो प्रक्रिया की शुरुआत जो है, प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, या तो लोकसभा से कर दो या तो राज्यसभा से कर दो। अगर मान लीजिए लोकसभा से आप शुरू करना चाहते हैं किसी जज को हटाने की प्रक्रिया, जैसे अभी वो जस्टिस कोई वर्मा जी या कुछ तो भी है ना, जिनके घर में वो जले हुए नोट पाए गए थे, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा था, खैर पता नहीं वो प्रोसेस कहाँ गायब हो गई। तो वहां पर मान लीजिए अगर आप लोकसभा से शुरू करना चाहते हैं तो आपको 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी, और अगर राज्यसभा से शुरू करना चाहते हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। और फिर हस्ताक्षर करने के बाद अगर लोकसभा में स्पीकर या राज्य स्पीकर या सभापति, मतलब जो भी उसको चेयरमैन है वहां का, उसको जो है आप पेश करेंगे कि भैया हम फलाने जज को हटाना चाहते हैं। ठीक है, ये 100 सदस्यों ने इस पर साइन किया हुआ है, इस रेजोल्यूशन पर, इस प्रस्ताव पर, अब आप इसको जो है लीजिए। अब यहाँ पर ये आता है कि अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो उसको स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब चाहे तो स्वीकार कर लें, चाहे तो अस्वीकार कर लें। मतलब जैसे ओम बिरला है, तो ओम बिरला जी का मन हुआ कि अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, कारण होगा, ऐसा भी नहीं कि बस एकदम मन नहीं है स्वीकार करने का, ये नहीं। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो उसको अस्वीकार भी करने की शक्ति उनके पास होती है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर अध्यक्ष के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर स्वीकार कर लिया गया तो 3 व्यक्तियों की समिति गठित की जाएगी, जिसे हमें साधारण भाषा में जांच समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। अरे भाई, आरोप लगाया गया है किसी व्यक्ति के ऊपर तो उसकी जांच पड़ताल तो की जाएगी ना। बिना जांच पड़ताल किए बस किसी के कह देने से थोड़ी काम बन जाता है। न्याय की अवधारणा ही इसी बात पर है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, एक तो उसे अपने पक्ष रखने का मौका देना, और दूसरा उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसके लिए पर्याप्त एविडेंस होना। नहीं तो ये वही बात हो जाएगी कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिना सर पूछ के किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दिया और आप उसको मान लें, तो कभी न्याय कर पाएंगे? नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो न्याय के लिए जरूरी है कि
जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके एविडेंस भी होना चाहिए। तो जांच समिति इसी बात की जो है जांच करती है, जो इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी होती है वो इसी बात की जांच करती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर मान लीजिए समिति ने जांच किया, ठीक है, समिति निर्माण किया जाएगा और इस समिति में कौन कौन होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश। मतलब अगर मान लीजिए ये हटाने की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ही है तो अदर जज होंगे, और अगर अदर जज के लिए है तो मुख्य न्यायाधीश हो, और इसके साथ ही किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या और साथ में जो है या नहीं साथ में एक पारंगत विधिवेत्ता एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ये 3 लोग होंगे इस समिति में। ठीक है, तो समिति में कौन कौन शामिल होंगे ये याद रख लेना। अब समिति अगर पाती है कि भैया जो आरोप लगाए गए हैं वो प्रमाणित हैं, मतलब सही है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो समिति के द्वारा ये कहा जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो प्रस्ताव वहीं समाप्त, आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन अगर समिति के द्वारा ये पाया जाता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तब क्या होगा, इस रिपोर्ट को जो है वह सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में प्रस्तुत करने के बाद क्या होगा, सदन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा जिस भी हाउस में से प्रेजेंट किया गया था, हम ये मान के चलते हैं कि इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, मैं बना ही देता हूँ स्ट्रक्चर, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, 100 लोगों ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। लोकसभा स्पीकर है ना, जो लोकसभा स्पीकर थे उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वह 3 सदस्यीय जो है इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनाई उन्होंने, और इस इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी ने जो है जो आरोप लगाए गए हैं उसको सही पाया। अब सही पाने के बाद जब इस समिति को वापस से लोकसभा में इस रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट देगी जांच समिति, इस रिपोर्ट को जो है वह क्या करेगा, वापस से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। अब लोकसभा में जो है इस पर क्या होगी, वोटिंग होगी, क्या होगी, वोटिंग होगी, मतदान किया जाएगा, और मतदान भी वह 2/3 बहुमत से किया जाएगा, क्योंकि जजों को हटाना है कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि जजों के उन्हें टर्म की सिक्योरिटी दी गई है कि आप निष्पक्ष होकर के न्याय कीजिएगा, आपको हटाना इतना आसान नहीं रहेगा। संविधान ने उन्हें टर्म की सिक्योरिटी दी है ताकि वो किसी से डरे नहीं, बिना भय के जो है वह अपने काम को सुचारू रूप से संचालित कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, मतलब पहले लोकसभा या जहां पर भी प्रस्तुत किया गया है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि अंतिम अथॉरिटी कौन है, राष्ट्रपति महोदय ही है। और राष्ट्रपति के पास जब वो जाएगा तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करेंगे, क्योंकि उसको नियुक्त किसने किया था, राष्ट्रपति नहीं किया था। तो तत्पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश पारित करेंगे, और जिस दिन राष्ट्रपति महोदय आदेश जारी कर देंगे उस दिन से उस न्यायाधीश को उनके पद से हटा हुआ मान लिया। यहाँ तक की पूरी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की। सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने की है, अलग प्रक्रिया नहीं है। तो हाई कोर्ट में ये इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आर्टिकल आपको बता दूंगा। वहां आर्टिकल 214 है, यहाँ पर 124 है, बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वही कदाचार क्या है इस बात को बताया गया है। फिर इसकी पूरी प्रक्रिया, जो ये स्ट्रक्चर मैंने पिछली वाली स्लाइड में ये पूरी बनाई है ना, ये वाली, इसी स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पर बनाया गया है कि आधार, फिर शुरुआत हुआ, संकल्प कैसे आएगा, मतलब इसकी संरचना है। ये मेंस वालों को हम सिखाते हैं, जब आप मेंस पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे कि आपको इस तरीके से संरचना, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एमपीपीएससी मेंस में, सपोज कीजिए आपको जो है 7 मार्कर में ये पूछ लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या मतलब जो है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये पूछ लिया गया, तो आप उसको किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 7 मार्कर के हिसाब से परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी संरचना बना करके हम उसको जो है अपने आंसर को कंप्लीट करते हैं कम शब्दों में। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, लेकिन हम पूरा वो जो पेज हमको दिया रहेगा 7 मार्कर के लिए ना, वो हम पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने ऐसे ऐसे किया है, आप वहां ऐसे ऐसे थोड़ी करोगे, वहां आप ऐसे बनाओगे तो आपका पूरा पेज भी भर जाएगा, कम शब्दों में आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पद की रिक्ति। सुप्रीम कोर्ट में कब जजों के पद को जो है रिक्त माना जाएगा। तो अगर हम पद के रिक्त की बात करें तो निम्न तरीके हो सकते हैं। पहला, यदि न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए, स्वाभाविक बात है वो रिटायर ही हो जाएगा। 65 वर्ष से पूर्व जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाए,
है ना। यमराज जी का क्या भरोसा कब तक पहुंच जाए, वो इसके बारे में तो खैर कोई नहीं जानता, ठीक है। जन्म के बारे में तो फिर भी मतलब प्रिडिक्टेबल है ना। मृत्यु प्रिडिक्टेबल नहीं है कि कब कौन व्यक्ति बैकुंठपुर जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र सौंप दे, वही हिमालय जाने का मन हो जाए किनका, जजेज महोदय का, तब वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। या फिर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा दिया जाए। तो ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पद रिक्त होते हैं। वेतन भत्ते हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछा जाता है। वेतन जान लीजिए, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 दिया जाता है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000। जानकारी के लिए बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा जो वेतन है वह प्रेसिडेंट महोदय का ही है, ठीक है। तो बस ये संवैधानिक पद है, इनकी गरिमा है, इसलिए ये इतने महत्व के हैं। और खैर इतने सारी सुविधाएं और तमाम चीजें मिलती हैं कि क्या ही बताएं। अब आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियां, इसको हम क्विकली कवर करेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश नहीं होती। तो अगर आप में से कोई नहीं भी पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप कर देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, बस अभी एक चीज और है, टाइम स्टैम्प में आप जाइएगा और वहां पर आर्टिकल 129 लिखा होगा। मतलब वीडियो के जब आप जाएंगे ना, टाइम स्टैम्प समझते हैं ना, कि आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जाना है क्लास के, तो आप सीधे वहां पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप अनुच्छेद 129 जो अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसको मैं एक्सप्लेन किया रहूंगा। 5-10 मिनट बाद आएगा, आप फॉरवर्ड करके पहुंच जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं? एक तो क्षेत्राधिकार जिसे कहा जाता है मूल या आरंभिक अधिकारिता कहा जाता है, ओरिजिनल या इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा होता है रिट अधिकारिता, रिट ज्यूरिसडिक्शन। फिर अगला है अपीलीय अधिकारिता, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। और फिर है सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें से देखिए, ये मूल अधिकारिता तो हाई कोर्ट के पास भी है, रिट अधिकारिता हाई कोर्ट के पास है, अपीलीय अधिकारिता हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट के पास ये सलाहकारी अधिकारिता नहीं होती, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है, एवं इसके साथ ही कुछ अन्य शक्तियां हैं। उन तमाम चीजों के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मूल अधिकारिता के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारिता के संबंध में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 131 है। कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 131, 131 में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता का वर्णन किया गया है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते क्या है, एक बार क्विकली देख लीजिए। क्या आता है कि जब केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ये हो जाए, या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए। सीधी और सिंपल सी बात यह है कि जब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाए, या केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद हो जाए, या राज्य के मध्य विवाद हो जाए। मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल और बिहार भिड़ गए, भिड़ते हुए जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच में जो है बाउंड्री डिस्प्यूट है ना, रिवर वाटर अलग आ जाएगा, उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना। रिवर वाटर के लिए आर्टिकल है 262, एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है ना। तो ये जो तमाम मामले होते हैं केंद्र राज्यों के बीच में, राज्य संघ के बीच में, इनके बीच में मतलब जो मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट है ही संघीय न्यायालय। क्या है? संघीय न्यायालय। ये है ही फेडरल कोर्ट। इसका काम ही, सबसे पहला काम ही यही है, यह केंद्र राज्य के बीच में झगड़ों को सुलझाए। इसका गठन ही इसलिए किया गया था। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन तो बाद में है, वो तो इसलिए है क्योंकि वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। बस इतना याद रखिएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अंतरराज्यीय जल विवाद नहीं आते हैं। सीधी सी बात, वाटर डिस्प्यूट नहीं आते हैं। वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग से ट्रिब्यूनल होता है आर्टिकल 262 के तहत। स्पष्ट है बात? चलिए, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, वैसे ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। फिर है मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में अधिकारिता, रिट अधिकारिता। इसको हम वहां पर मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है पूरा पढ़ चुके हैं। 5 प्रकार के रिट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। फिर नेक्स्ट है अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, न प्रीलिम्स में न मेंस में। बस आपको ये याद रखना है कि आपको पता है कि भाई जैसे लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आप कहां पहुंच जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं।
उस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है कुछ उसमें बारीकियां होती हैं, वो बारीकियां जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वह हाईएस्ट एपिलेट ज्यूरिस्ट एपिलेट अथॉरिटी होती है इंडिया में। ये बात याद रखनी है, पहले भी हम क्लास की शुरुआत में इसको देख चुके। स्पष्ट है? तो ये हो गया अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारे लिए कुछ जानना महत्वपूर्ण है क्या? नहीं। बस अब आता है उच्च न्यायालय की सलाहकारी क्षेत्र, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत अभी ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है वह तमिलनाडु के जो गवर्नर है और कुछ ऐसे लेकर के 10-12 प्रश्न जो है सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है। अनुच्छेद 143, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ अगली स्लाइड में दिया हुआ है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के, निजी नहीं, सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन मांगेगा राय? राष्ट्रपति मांगेगा। किससे मांगेंगे? सर्वोच्च न्यायालय से मांगेंगे। किन प्रश्नों पर मांगेंगे? सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर मांगेंगे, अपने निजी महत्व के नहीं। है ना, कि आजकल खाना खाने के बाद पेट बहुत भारी भारी लगता है, कुछ बताइए क्या करूं। इस तरीके का प्रश्न जो है राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछे। ठीक है, कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है तो वहां पर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय से पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका प्रावधान क्यों किया गया है, सब तमाम चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप समझिए। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143(1), मतलब उसी का आर्टिकल का सब क्लॉज। इसमें यह है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून या तथ्य का प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है तो वह न्यायालय की राय मांग सकते हैं, और न्यायालय ऐसी राय देने के लिए बाध्य नहीं है, वह इनकार कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मान लीजिए अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय ने, प्रेसिडेंट महोदय ने वह सुप्रीम कोर्ट से जो है राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट राय दे सकता है लेकिन बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति को जो राय दिया है सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जो है इसे मान भी सकता है ना, और नहीं भी मान सकता, उसके लिए भी बाध्यकारी नहीं है। वैसे राष्ट्रपति के लिए इस राय को मानना, सुप्रीम कोर्ट ने जो राय को दिया है उसको मानना बाध्यकारी नहीं हो। स्पष्ट बात? ठीक है, तो ये है पोर्शन। अब इसमें ये आ रहा है सार्वजनिक महत्व का प्रश्न, मतलब कोई ऐसा मुद्दा, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है किसी विधेयक पर क्या एक्शन लिया जा सकता है और क्या एक्शन नहीं लिया जा सकता, और किन विधेयकों को रिजर्व किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता। तो ये तमिलनाडु के संदर्भ में पूछा गया, लेकिन ये मुद्दा पूरे भारत देश में एक समान है, क्योंकि ये गवर्नर राज्य सरकारों को परेशान करके रखे रहते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं। तो अब ये गवर्नर का मुद्दा एक सार्वजनिक महत्व का है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो भी वो फैसला सुनाएंगे, जो भी निर्णय देंगे, वो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां पर जो गवर्नर है उन सब पर जो है इक्वली रूप से लागू हो सकता है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है इसी में, अनुच्छेद 143(2). 143(2) में क्या कहता है? यदि मामला संविधान लागू होने से पहले किसी संधि या समझौते से जुड़ा है, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, अंग्रेज थे उस समय, किसी समझौते या संधि से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे कंडीशन में न्यायालय को अपनी राय देनी ही पड़ती है। मतलब यहां पर जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट राय नहीं दे सकता। लेकिन अगर मामला ऐसा है जो संविधान लागू होने के पहले का है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो राय है वो देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर मानना बाध्यकारी नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय एक परामर्श है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब आता है पीठ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय जब सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं तो उसमें मिनिमम कितने जज होना चाहिए? तो राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई राय की सुनवाई करने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ गठित की जाएगी, 5 से कम नहीं।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाते हैं, वो विषम संख्या में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? विषम संख्या में। कैसे? जैसे 3 जजों की संवैधानिक पीठ बनेगी, 5 की बनेगी, 7 की बनेगी, 9 की बनेगी, 11 की बनेगी, फिर बनेगी 13 की। जैसे अभी तक 13 जजों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद केस में बनाई गई थी, केशवानंद भारती की। ठीक है, 9 जजों की तो बनती ही रहती है, 11 की अभी रिकॉल नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति के मामले में सुनवाई करना है तो मिनिमम 5 जजों की संवैधानिक पीठ तो बनाई जाती। स्पष्ट है बात? ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी है। जैसे बाबरी मस्जिद मामला में राष्ट्रपति ने, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के से पहले जो है, राष्ट्रपति महोदय ने जो है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा था, कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये भारत के सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से मना कर दिया था। वही एक केस आया था कावेरी जल विवाद का मामला 1991 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने जो है कुछ राय मांगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो है, मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है राय राष्ट्रपति को दी और राष्ट्रपति ने जो है उसको मान भी लिया। तो ये कुछ उदाहरण है ना। चलिए, तो आर्टिकल 143 आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। ये पूरा इंग्लिश में भी वो दिया हुआ है, रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है, कि अभिलेख न्यायालय क्या है। तो अभिलेख न्यायालय के संदर्भ में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 129 में किया गया है, आर्टिकल 129 में किया गया है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है। तो अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, और ये शक्ति सभी न्यायालयों के को प्राप्त होगी। मतलब दंड देने की शक्ति ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो अभिलेख न्यायालय होते हैं वो, इसको मैं आपको बता भी देता हूं लगे हाथ, कि अनुच्छेद 129 के तहत ये अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को घोषित कर किया गया है, और अनुच्छेद 215 के तहत जो है आर्टिकल छेद जो है, आज थोड़ा ये काफी मिसबिहेव कर रहा है, अनुच्छेद 215 के तहत जो है वह हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। थोड़ा फोंट छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा तो फिर आप इसको जब थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है वह न्यायालय जिसके अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो, और जब उन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो उन पर कोई संदेह नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे न्यायालय के जो निर्णय हैं उन्हें जो है एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा। कैसे यूज किया जाएगा? एज ए एविडेंस या टेस्टिमनी यूज किया जाएगा। मैं एविडेंस लिख देता हूँ सरल भाषा में, एविडेंस। मान लीजिए मैंने कोई बात कही, सपोज करो, इसको इस तरीके से समझ लो अभिलेख न्यायालय का मतलब है, मान मान लीजिए मैंने आपको ये पॉलिटी पढ़ाई और एमपीपीएससी में पॉलिटी से लेकर के प्रश्न पूछा गया, और मैंने वहां पर कहा कि कि अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत घोषित किया गया है, और जबकि कि आयोग ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात जो है आर्टिकल 128 में कही गई। अब आप जो है हाई कोर्ट में केस लगाएंगे, और हाई कोर्ट में आपने केस लगाया और आपने मेरे वीडियो का जो है वह रेफरेंस लगाया, और आपने ये कहा कि ये वीडियो जो है यह एक अभिलेख न्यायालय है, इसके तहत। नहीं यार, ये एग्जांपल नहीं, सेट नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मतलब सेट तो हो जाएगा लेकिन मजा नहीं आ रहा है देने में। मतलब आप ऐसे समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वह भारत के सभी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में लागू किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, जो ऑडियो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। तो भारत के किसी भी न्यायालय में फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग को एविडेंस नहीं माना जाए। या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट ऐसा कह दिया कि आर्टिकल 19 को बचाने के लिए जो आईटी एक्ट है उसका जो 66 ए है, यह जो है वह असंवैधानिक है। कैसा है? असंवैधानिक, क्योंकि ये लोगों के वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी को छीनता है। तो फिर भारत के भीतर कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति को इस धारा के तहत, आईटी अधिनियम की धारा 66 ए के तहत जो है किसी को भी दंड नहीं दे सकता। स्पष्ट है बात? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वह पूरे भारत के न्यायालयों में लागू हो जाता है।
पहली बात तो ये है, इसको कहा जाता है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाना। इसके साथ ही अभिलेख न्यायालय का ये भी मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंड दे सकता है। क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। अभिलेख न्यायालय की एक विशेषता यह भी है कि उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति हो। और ये न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है सिविल अवमानना और एक को कहा जाता है आपराधिक अवमानना। अवमानना मतलब क्या हो जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने नाम सुना होगा, जिसमें अगर आप न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको दंडित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है ए, उस व्यक्ति को न्यायालय ने समन भेजा कि आप फलानी तारीख को जो है कोर्ट में हाजिर हो जाना, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है मतलब गवाह नहीं है, मतलब वो अभियुक्त है, और वो व्यक्ति उस तारीख को कोर्ट में नहीं पहुंचा। न्यायालय कहेगा बताओ, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैंने तुमको उस दिन बुलाया था, कायदे से आना चाहिए था ना। अब वो बोला कि साहब थोड़ी हमारी बकरी कहीं भाग गई थी इसलिए नहीं आ पाया। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि तुम्हारी बकरी ज्यादा जरूरी है कोर्ट का टाइम, है ना? तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। क्या कर सकता है? दंडित। या किसी व्यक्ति को जो है सजा दी गई और वो उसको ना माने, मतलब किसी के ऊपर जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम्हारे ऊपर 50,000 का जुर्माना है, इसको जो है आप ट्रेजरी में जमा करवाइए। अब वो व्यक्ति 10,000 लेके आ जाए, मैं पास बस इतना ही है, ले लीजिए कृपया करके, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, लाइए 10,000 में ही काम चला। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, तो फिर जेल की हवा खाइए। इसको कहा जाता है कोर्ट की अवमानना करना। स्पष्ट बात? तो इसमें एक बार मैं रीड कर देता हूँ। सिविल अवमानना का क्या मतलब होता है? जो न्यायालय के आदेश या निर्णय होते हैं, जो भी ऑर्डर होते हैं, है ना, उसकी जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना। विच इज सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स विच इज विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। मतलब आपने कोर्ट को कहा कि हाँ मैं 5 तारीख तक ये सबमिट कर दूंगा, 10 तारीख तक ये कर दूंगा, और फिर पता ही नहीं है, आप गायब है एकदम से। जैसे अपन फोन में नहीं बोल देते हाँ हाँ बस बस पहुंच ही रहा हूँ, 2 घंटे से आ ही नहीं रहे हो। तो ऐसा अगर आप कोर्ट के साथ करेंगे तो पनिश हो जाएगा। वही दूसरा होता है आपराधिक। आपराधिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिखित या बोले गए शब्द या कोई भी कार्य जो न्यायालय को अपमानित करता है, मतलब न्यायालय को डिफेम करता है ना, लिखित रूप में, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो जुडिशरी को डिफेम कर रहा है, या न्यायालय ने जो काम किया है उसको मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है, निगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, पॉजिटिवली नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट या उसके अधिकार को कम करता है, या पूर्वाग्रह करता है, या न्यायिक कार्यवाही के नियत क्रम में हस्तक्षेप करता है, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वह आपराधिक कार्यवाही कर सकती है, मतलब व्यक्ति को जेल भेज सकती है। जैसे सपोज करो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया सारी चीजें जांच परख के, और बाद में जो है कोई पत्रकार महोदय जो है वह क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की मतलब उसको निगेटिवली क्रिटिसाइज करे, मतलब बिना सर पैर के जो है क्रिटिसाइज करे। उसमें ये लिख दे कि जजों ने तो, सुप्रीम कोर्ट के फलाना जज ने तो किसी से इतने करोड़ रुपए लिए थे, इस वजह से इस तरीके का फैसला दिया है, वो सब तमाम चीजें बिना किसी प्रूव के, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। स्पष्ट है बात? ठीक है, तो ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब आता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जुडिशियल रिव्यू कुछ नहीं है, मान लीजिए एक कानून है जिसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास ग्लास होता है ना, उसके माध्यम से ऐसे रख के चेक करता है कि कहीं ये संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मतलब कहीं ये संविधान विरोधी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके माध्यम से देश के संविधान का उल्लंघन हो रहा हो। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के शासन में भागीदारी या मतदान का अधिकार है। अब मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया और सरकार ने कहा कि केवल और केवल वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं जिनके मिनिमम प्रॉपर्टी जो है कम से कम 50 लाख है, 50 लाख से कम आय वाले लोग जो है वह वोट नहीं कर सकते सालाना। भारत की आधी जनता, अगर भारत की जनसंख्या अब लगभग लगभग जो है 1.5 बिलियन पहुंचने वाली है, उसमें से 100 करोड़ लोग जो है वह वोट डालने से इन एलिजिबल हो जाएंगे।
तो बताइए, ये लोकतंत्र की भावना का हनन कर रहा है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट कहेगा इधर आओ जी, पार्लियामेंट के इधर आइए, इधर आइए। ये क्या वाहियात कानून बनाए हैं, है ना? और सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को अवैध घोषित कर देगा, बोले ये नहीं चलेगा देश में। नहीं नहीं, इस तरीके का काम आप नहीं कर सकते। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, कानूनों की समीक्षा करना। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट मतलब भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली प्राप्त होती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? अब मैं रीड कर रहा हूं, यद्यपि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, तथापि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 142 इन तमाम अनुच्छेदों के माध्यम से जो है सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त होती है, और मुख्य तौर पर ये शक्ति उसे अनुच्छेद 13 से प्राप्त होती है। इवन यूपीएससी में भी एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस आर्टिकल से प्राप्त होती है, तो ये अनुच्छेद नहीं दिए गए थे, इनके अलावा और एक अनुच्छेद था 13, तो आपको याद रखना है 13। मोटा तौर पर यह माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान की शुरुआत में ही आ जाता है 13, उसके बाद में सारे अनुच्छेद आते हैं, तो पहला जो पड़ाव होता है वही महत्वपूर्ण होता है। तो पहला पड़ाव कौन सा है? आर्टिकल 13। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। स्पष्ट है बात? तो ये हो गया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, अब अन्य शक्तियां हैं वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिहाज से। अब हम पढ़ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीशों की पूरी एक बार सूची देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीशों के ऊपर जो है पूरा एक डिस्कशन करें, तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे आजादी के बाद, वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया साहब। कौन थे? हीरालाल जे कानिया जी को जो है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे एम पतंजलि शास्त्री। एम पतंजलि शास्त्री। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी न्यायाधीशों को याद करवाने के लिए इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के एक कंटेंट बनाऊंगा। मतलब जैसे मैंने सीएम के बारे में, पीएम के बारे में आपको पढ़ाया है उसी तरीके से, है ना? अभी प्रेसिडेंट का बन रहा है, वो भी बस 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा चैनल। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे जस्टिस सूर्यकांत के बारे में अभी हैं, इससे पहले जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये नीचे तरफ देखिएगा 11वें नंबर में, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दूंगा आप लोगों को, मतलब लिख के बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको इनके नाम याद रखने में और आसानी होगी, क्योंकि अब तक भाई 53 ठो मुख्य न्यायाधीश हो, 53 हमें अपने 53 दोस्तों के नाम याद नहीं रहते, कैसे याद करेंगे? और ये बस नहीं, हमें गवर्नर के भी नाम याद रखने हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष के नाम भी याद रखने हैं, इधर मुख्य सचिव का भी नाम याद रखना है। अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर हुआ है, उसमें मुख्य सचिव के बारे में भी पूछ लिया है। वैसे अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर हुआ है उसमें पॉलिटी के जितने क्वेश्चन पूछे गए सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ाया है। अगर आपको बिलीव ना हो, वीडियो देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। गवर्नेंस, एमपी में गवर्नेंस वाले से जो क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ाया है, ज्ञान दूत वाला ऑप्शन है उसका। मुख्य सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मैंने मुख्य सचिव का भी पूरा आर्टिकल नहीं, मतलब पूरे मुख्य सचिव की लिस्ट नहीं बताई, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन पूछा है वो मैंने पहले ही बता दिया है अपने क्लास में। खैर, तो एम पतंजलि शास्त्री, फिर है मेहर चंद्र महाजन रहे हैं तीसरे नंबर पर, पी के मुखर्जी, एस आर दास हैं, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा रहे हैं 6वें नंबर पर, पीबी गजेंद्र गडकर जी रहे हैं, ए के सरकार रहे हैं, के सुब्बा राव रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, क्योंकि के सुब्बा राव को जो है वह जो राष्ट्रपति बनाए गए थे, कौन? जो पहले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था, हाँ, जाकिर हुसैन जी। तो उनको जो है वह उनके अगेंस्ट में इनको जो है प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया गया था। फिर के एन वांचू हैं, एम हिदायतुल्लाह हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम जज, जेसी शाह हैं, एस एम सीकरी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एस एम सीकरी साहब, है ना? इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के समय में भारत में पीआईएल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब केशवानंद भारती केस हुआ है तो यही जज रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश यही रहे हैं। फिर ए एन रे, ठीक है, ए एन रे रहे हैं, सीकरी रहे हैं, सीकरी रहे हैं शायद तक, है ना? एम एच बेग, वाई वी चंद्रचूड़, जो अभी डी वाई वी चंद्रचूड़ थे जो इससे पहले,
उनके सूर्यकांत जी के पहले उनके फादर हैं ये वाईवी चंद्रचूड़, है ना। फिर जस्टिस पीएन भगवती, इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि भारत में पीआईएल के जन्मदाता, भारत में पीआईएल के जन्मदाता वो जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल रहा है। फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक, ई एस वेंकटरमैया, एस मुखर्जी, रंगनाथ मिश्र, है ना, के एन सिंह, रंगनाथ मिश्र, के एन सिंह। इसके बाद में अगले मुख्य न्यायाधीश है एम एच कानिया, है ना, एल एम शर्मा, एन एन वेंकटचलैया, है ना, तो वेंकटचलैया के नाम से कमीशन भी बनाया गया था। ए एम अहमदी, जे एस वर्मा, जे एस वर्मा का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं ये, है ना। फिर एम एम पुंछी, पुंछी आयोग बनाया गया था जिन्होंने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी है, केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर जो है ये बनाया गया है, तो पुंछी आयोग, एम एम पुंछी। फिर ए एस आनंद, एस पी भरूचा, बी एन कृपाल, जी बी पटनायक, बी एन खरे, ये 33 हुए हैं अभी। इसके बाद एस राजेंद्र बाबू, है ना, आर सी लाहोटी, है ना, वाई के सभरवाल, के जी बालकृष्णन, है ना, फिर है एस एच कपाड़िया, है अल्तमस कबीर, और फिर पी सदाशिव राव, आर एम लोढ़ा। लोढ़ा समिति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्रिकेट के किसी चीज के लिए तो बनाया गया था बीसीसीआई के संदर्भ में। फिर एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ये अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट नाम है जगदीश सिंह खेहर का, जगदीश सिंह खेहर का नाम याद कर लीजिएगा। फिर है दीपक मिश्रा, यहाँ से तो आप लोग अब पेपर दे रहे हैं तो रट ही डाले होंगे, है ना, 2017 में बनाए गए थे, 2018। दीपक मिश्रा। रंजन गोगोई, इंपॉर्टेंट नाम है, राम मंदिर के संदर्भ में जो फैसला जिन्होंने सुनाया था। शरद अरविंद बोबड़े, है ना। वैसे तो जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, सब अपने कार्यकाल में एक ऐसा फैसला सुनाना चाहते हैं कि बाद में देश की जनता उन्हें याद रहे। अब जैसे रंजन गोगोई जी को राम मंदिर के लिए जाना जाएगा, दीपक मिश्रा जी के समय में 2017-18, है ना, 2017-18 के समय में दीपक मिश्रा जी ने कौन सा ऐसा जजमेंट दिया था, कोई सी तो एक जजमेंट है, मैं बताता हूँ अभी। फिर शरद अरविंद बोबड़े साहब हैं, है ना। ये बोबड़े जी जो थे ना, इन्होंने वो जो प्रशांत आम आदमी के थे उस समय, प्रशांत कुमार नाम है उनका, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा सुनाई थी, 1 रुपए का जुर्माना लगाया था कोविड के टाइम पर, काफी चर्चा में भी रहा है। इन्होंने बोबड़े जी को, वो बाइक वाइक पे चलते थे थोड़ा सा, तो उसको लेकर के कुछ टिप्पणी कर दी थी। फिर एन वी रमन्ना, उदित यू ललित, है ना, ठीक है, इनको फिर ये अपने जो है 49वें रहे हैं। फिर डी वाई चंद्रचूड़, अब इनका नाम तो आपको याद ही हो गया होगा। फिर संजीव खन्ना आए हैं, संजीव खन्ना के बाद में जो है गवई साहब आए हैं, भूषण रामकृष्ण गवई नाम है, और गवई जी के बाद में न्यायमूर्ति सूर्यकांत अभी डटे हुए हैं। देखिए कब तक रहते हैं, वैसे इनका कार्यकाल जो है कब तक है, 27 तक है शायद तक। तो न्यायमूर्ति जो है जस्टिस सूर्यकांत जो है, ये अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है दोस्तों, अब ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, बाकी सब मैं आपको बता दिया हूं। आर्टिकल 126 आपको याद रखना है, जो कि कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस से रिलेटेड है। आर्टिकल 127 एडहॉक जजेस से रिलेटेड है। इसके बाद में आर्टिकल 128 रिटायर्ड जजों से रिलेटेड है, रिटायर्ड जजों के अपॉइंटमेंट से। आर्टिकल 129 जो कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड डिक्लेयर करता है। बाकी ये सब आर्टिकल आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है आर्टिकल 141, आर्टिकल 141 याद रखना है, जो कि कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। मतलब उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा, जो भी आदेश देगा, वो सब अन्य न्यायालयों पर वह क्या होंगे, ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। ये बात कही गई है आर्टिकल 141 में। इसके बाद आर्टिकल 142 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार काफी करंट का ये विषय बना रहा है। इसमें उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, मतलब पूर्ण न्याय से संबंधित। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, अगर वक्त रहे तो जा करके देख लीजिएगा। इसमें क्या है, आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए आदेश जो है, डिक्री वगैरह वह पारित कर सकता है, जिससे क्या है, वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ये जो जो भी आदेश देता है, जो भी निर्णय देता है, उसकी जो
वैल्यू होती है वह पार्लियामेंट के कानून के बराबर होती है। जैसे यूजीसी नेट के संबंध में जो कानून बनाया गया था संसद के द्वारा, उसके संदर्भ में क्या है कि काफी विवाद हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके इस पर अंतरिम रोक लगा दी। तो मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, जब आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये क्या है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है टू इंश्योर द कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। 143 पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है। तो इतने आर्टिकल्स जो है सुप्रीम कोर्ट के आपको याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में हाई कोर्ट के संबंध में चर्चा करेंगे, और फिर जब हाई कोर्ट पूरा स्टडी कर लेंगे उसके बाद में एमपी हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और उसमें हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजों के बारे में भी कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।